जी। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। एक और क्रिटिसिज्म है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। वो संविधान के बारे में बात करें तो यूबीटी जो ग्रुप है शिवसेना की, वो कहते हैं कि आपकी विफलताओं को छुपाने के लिए मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा। आपका इशारा आई वॉश आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे, क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ
तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं है, बांग्लादेश बलोच भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थ्योरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो वही मैं पूछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, वहां पर शिया और अहमदी, बलोच ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। अच्छा। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे। वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी? क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा। हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है। अच्छा, आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर फेस टू फेस होगा? फेस टू फेस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है। इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहां जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी
और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए। आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, इस शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है। इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे या इक्वल राइट्स होंगे या कम राइट्स होंगे? इक्वल राइट होंगे। वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीएए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6th शेड्यूल, जो 6th शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाएगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ है, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है ना? तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने कहा हर जगह लागू होगा। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। पर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू? वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा, भाई मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे।